हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3। ये इस वीडियो का 4th पार्ट है। पिछले पार्ट चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और एक रिड्यूसिंग मेथड है। ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिड्यूसिंग मेथड की। आइए हम रिड्यूसिंग मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है। यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं दोनों इक्वेशंस में वो डिवाइड में है। 2x + 3y नहीं है, यहाँ पर 2/x + 3/y है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, रिड्यूसिंग मेथड का यूज़ करना है। रिड्यूसिंग मेथड से हम क्या करेंगे, इस पेयर को रिड्यूस करके दूसरा पेयर बना देंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। जब भी हम ऐसा कुछ देखते हैं हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2/x को ऐसे लिखा जा सकता है 2 × 1/x, 3/y को 3 × 1/y = 13 ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसे भी 5 × 1/x -4 × 1/y = -2। अब हमें क्या करना है, 1/x और 1/y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम इसे लेट कर लेंगे कोई और वेरिएबल। x और y के अलावा कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं। a b लिख लीजिए, p q या u और v लिख लीजिए, जो भी आपको सही लगे आप वो लिख सकते हैं। लेट 1/x be a and 1/y be b। तो मैं यहाँ पर 1/x को a मान रही हूँ और 1/y को b मान रही हूँ। तो इस हिसाब से ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, 2a + 3b = 13 और यहाँ पर 5a - 4b = -2। अब यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। जो हमें पहले इक्वेशंस गिवन थी उनको रिड्यूस करके हमने दो नई इक्वेशंस बना ली और अब ये इक्वेशंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी इक्वेशंस हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं। चाहे आप इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, तीनों में से आप किसी भी मेथड से इसे अब सॉल्व कर सकते हैं। रिड्यूसिंग मेथड में सिर्फ इतना ही होता है कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप रिड्यूस करके नई इक्वेशंस बना देते हैं, दूसरी इक्वेशंस बना देते हैं और उसके बाद उन्हें जो तीन मेथड्स आपको पहले से पता हैं उनसे आप इन्हें सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो इन्हें सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो किन वेरिएबल्स की आएंगी। a की वैल्यू पता चलेगी हमें और b की वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस के हिसाब से वेरिएबल्स क्या हैं, a और b। जब हमें a और b की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने a को 1/x माना था और b को 1/y। देखिए, जो भी वैल्यू a की आएगी वो किसके बराबर होगी, 1/x के। तो जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x यहाँ पर चला जाएगा, a की जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और a मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में आ जाएगा। देखिए, एक तरीके से हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, x = 1/a। यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। सेम b के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, y = 1/b। तो यहाँ पे आप b की वैल्यू पुट करेंगे और आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। मान लीजिए कि a की वैल्यू 2 आई, तो बस a को हटाकर यहाँ पर 2 लिख देंगे और b की वैल्यू 3 आई तो b को हटाकर 3 लिख देंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 और y की वैल्यू क्या होगी, 1/3। तो यहाँ से आपको दोनों आंसर्स मिल जाएंगे। देख लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम and 44 kilometers downstream in 10 hours.
In 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. एक बोट 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम जाती है 10 आवर्स में। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है। अपस्ट्रीम का मतलब ये है कि जिस भी चीज़ की बात हो रही है वो पानी के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जैसे अगर पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो जो बोट है जिसकी बात हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और जब भी डाउनस्ट्रीम की बात होगी तो जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे यहाँ बोट की बात हो रही है तो वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। और डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे तो बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम। मतलब 13 आवर्स में वही बोट 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम जाएगी और 55 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम जाएगी। यहाँ पर आपको पता चल गया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है और इसकी यहाँ पर क्या ज़रूरत है, ये आपको अभी पता चलेगा। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, जो स्ट्रीम है वाटर की उसकी स्पीड फाइंड करनी है और जो बोट है उसकी स्टिल वाटर में कितनी स्पीड होगी, कि अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात हम ना करें तो सिर्फ उस बोट की स्पीड क्या होगी। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी है उसे हम लेट कर लेते हैं। कोई भी दो वेरिएबल्स x और y मान लेते हैं। चलिए let the speed of the stream be y kilometers per hour. Let the speed of the boat in still water be x kilometers per hour. मतलब जो स्ट्रीम की स्पीड है उसे हमने y किलोमीटर्स पर आवर मान लिया है। किलोमीटर्स पर आवर हमने इसलिए माना है, हम इसे मीटर पर सेकेंड भी मान सकते थे, लेकिन जब हमें क्वेश्चन में किलोमीटर्स गिवन है, डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है और टाइम आवर्स में गिवन है, तो इसलिए हम किलोमीटर्स पर आवर मानेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पर हमने बोट की स्पीड को क्या माना है, x किलोमीटर्स पर आवर, जो कि स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है। अगर पानी में लहरें ना हो या कोई भी स्ट्रीम ना हो, डायरेक्ट वो सिर्फ स्टिल वाटर हो और उसमें बोट अगर चलाई जाए तो उस बोट की स्पीड कितनी होगी। अगर यही बोट जिस स्पीड से चल रही है वो यहाँ पर चले तो उसकी स्पीड कितनी होगी, वो x किलोमीटर्स पर आवर। देख लीजिए आप इसे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे का देखते हैं। स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम एंड इन डाउनस्ट्रीम। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में तीनों में अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि स्टिल वाटर में उसकी जो स्पीड है उसका ये मतलब है कि जितनी स्पीड से वो खुद चलना चाह रही है, जितनी स्पीड उसकी है उस टाइम पे, लेकिन उस हिसाब से तो यहाँ पर x होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, x माइनस वाई। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है। स्ट्रीम कहाँ है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए तो ये तो x स्पीड से चलना चाह रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाह रही है बोट, लेकिन अब स्ट्रीम में होने की वजह से जो स्पीड है स्ट्रीम की वो उसे रोक रही है। कितनी स्पीड से, y किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई, क्योंकि वो रोकने की कोशिश कर रही है तो इसलिए उसकी स्पीड घट रही है। अगर कोई चीज़ इस डायरेक्शन में जा रही हो और दूसरी चीज़ इस डायरेक्शन में आ रही हो, तो अगर कोई चीज़ इधर आएगी a किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी चीज़ इधर जाएगी b किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसकी बात करें, बोट की स्पीड की बात करें, तो ये होगा x माइनस वाई, मतलब a माइनस बी। लेकिन अगर हम इसकी तरफ से देखें तो एक तरीके से ये भी तो स्ट्रीम को रोक रहा है, तो उस केस में क्या होगा, b माइनस a, कि स्ट्रीम उधर जाना चाह रही है लेकिन बोट उसे रोकने की कोशिश कर रही है, तो b माइनस a। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोट की, तो बोट की स्पीड हम पहले लिखेंगे x, और उसे स्ट्रीम की वजह से उसमें रुकावट आ रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर।
डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? अपस्ट्रीम में हमें पता चल गया कि अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो इसलिए उन दोनों की स्पीड हमने माइनस कर दी, और किलोमीटर पर आर इसलिए लिखा है क्योंकि हमने पहले वाली की स्पीड जो है बोट की स्पीड वो भी किलोमीटर्स पर आर में है, और जो अपस्ट्रीम की मतलब कि जो हमने स्ट्रीम की स्पीड ली है वो भी किलोमीटर्स पर आर में ही ली है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है तो वो अपनी स्पीड से जितने से जा रही है उतने से ही जाना चाहेगी, तो वो x, क्योंकि हमने अभी उसकी स्टिल वाटर में क्या स्पीड मानी थी? x। उसी डायरेक्शन में वाटर भी फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम की डायरेक्शन किधर है? सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस हो जाएगी, दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाएंगी, किलोमीटर्स पर आर। ऐसा क्यों हुआ? कि वो खुद भी उधर जा रही थी बोट, जितनी स्पीड से वो जा रही थी उसमें थोड़ी और स्पीड ऐड हो गई। कैसे? पहले सिर्फ बोट जा रही थी ऐसे, उसके बाद उसमें स्ट्रीम्स आई तो उसमें पीछे से स्पीड और मिली और वो और तेज आगे जाने लगी, तो इसलिए उसे x प्लस वाई लिखेंगे डाउन स्ट्रीम में। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो डाउन स्ट्रीम और दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अपस्ट्रीम और दोनों की स्पीड्स माइनस हो जाएंगी। यहाँ तक कितना समझ में आ गया आप लोगों को? ध्यान से इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम विच गिव्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें ये पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम उससे टाइम का फॉर्मूला बना लेंगे। टाइम यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में और स्पीड डिवाइड में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमें सिर्फ टोटल गिवन है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को मिलाकर 10 आवर्स लगे और यहाँ पर 13 आवर्स लगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को मिलाकर। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। इसको अगर हम T1 मान लें कि अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाने में जो भी स्पीड थी और डिस्टेंस था वो हमें पता है, तो हम वहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कितना टाइम लगा प्लस यहाँ पर कितना टाइम लगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पर भी कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो 13 आवर्स के बराबर हो जाएगा, टोटल टाइम के बराबर। तो सबसे पहले हम चारों के लिए टाइम्स निकाल लेते हैं, T1, T2 और T3, T4 मानकर। T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 30 किलोमीटर्स, स्पीड यहाँ पर अपस्ट्रीम की बात हुई है तो स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई, और टाइम हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर टाइम आवर्स में गिवन है, हमने स्पीड भी किलोमीटर्स पर आवर में निकाली है, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा? आवर्स में आएगा। इसी तरीके से T2 क्या होगा? 44 किलोमीटर्स डिस्टेंस और स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी? x प्लस वाई आवर्स। T3 क्या होगा? 40 किलोमीटर्स डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई। ऐसे ही T4 55 किलोमीटर्स डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम में स्पीड है x प्लस वाई। तो टोटल टाइम में कैसे पता चलेगा? कैपिटल T1 कैपिटल T2, टोटल टाइम हमें इन दोनों को ऐड करके पता चल जाएगा। T1 प्लस T2 को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा फर्स्ट वाला, और यहाँ पर हम T3 और T4 को ऐड कर देंगे तो हमें दूसरा वाला टोटल टाइम पता चल जाएगा जो कि 13 आवर्स है। अब इससे ही हम इक्वेशंस बनाएंगे, कैसे देखते हैं। T1 इज 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस T2 इज 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल टाइम फर्स्ट, तो फर्स्ट टोटल टाइम है 10 आवर्स। यहाँ पर T3 इज 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस T4 इज 55 अपॉन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू टोटल टाइम सेकेंड 13 आवर्स। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ऐसे लिख सकते हैं।
और यहाँ पर 40 इंटू 1/x माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब हम इसे लेट कर लेंगे, जैसे उसमें हमने 1/x को लेट कर लिया था a और 1/y को लेट करा था b, वैसे ही हम यहाँ पर भी लेट करेंगे। p q कर सकते हैं, u v कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल्स आप करना चाहें लेट करके इनकी जगह पर वो लिख सकते हैं। लेट 1/x माइनस वाई बी a एंड 1/x प्लस वाई बी b। तो उस हिसाब से दोनों इक्वेशंस क्या बनेंगी? 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब जब हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं तो हम इन्हें किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से। अब अगर मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूं तो मुझे फर्स्ट टर्म दोनों की बराबर करनी होगी, चाहे मैं फर्स्ट टर्म करूं या सेकंड टर्म करूं, किसी भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर है 30a और यहाँ पर है 40a। 30 और 40 एक टेबल में आता है 10 की टेबल में, लेकिन और कोई कॉमन टर्म है जो इन दोनों की टेबल से डिवाइड होती हो? 120। 30 4 जा 120 एंड 40 3 जा 120। तो हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 4 एंड सेकेंड बाय 3। 120a प्लस 176b इज इक्वल टू 40। जब हमने फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमें ये मिला। 120a प्लस 165b इज इक्वल टू 39। ये जब हमने सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा हमें तब मिला है। तो इस तरीके से ये हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन गई। नाउ सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 120a में से 120a माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन था तो हमने माइनस करा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। 120a माइनस 120a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है तो प्लस माइनस माइनस। 176b में से 165b जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11b और साइन आएगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस। 40 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। b इज इक्वल टू 1/11। देखिए 11b था, 11 मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। अब हम इसे मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन और इसकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी में भी, तो हमें उससे a की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए पुट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, अगर हम फर्स्ट और फिफ्थ इक्वेशन के हिसाब से देखें तो 30a प्लस 44b की जगह हम वैल्यू रख देंगे उसकी 1/11 इज इक्वल टू 10। 30a 11 1s are 11, 11 4s are 44। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 30a इज इक्वल टू 10 माइनस 4। यहाँ पर प्लस में था 4, यहाँ माइनस हो जाएगा। 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे। a इज इक्वल टू 6/30। 6 1s are 6, 6 5s are 30, which gives a is equal to 1/5। इसे हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब हमें a और b की वैल्यू पता चल गई है और हम इससे x y की कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं? जब हमने a लिया था और b लिया था, माना था, तो क्या करा था हमने? इसे किसके बराबर माना था? 1/x माइनस वाई के। और b को माना था 1/x प्लस वाई के बराबर। a की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर 1/5 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई और यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/11 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। यहाँ पर दो इक्वेशंस बन गई। इसे हम बोल देंगे
7th इक्वेशन और इसे 8th। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू पता कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 7th एंड 8th, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर एक वेरिएबल ऐसा है जिसके ऑलरेडी साइंस जो हैं अपोजिट हैं, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 11 16, x इज इक्वल टू 16/2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, x इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गई। अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 8th इक्वेशन। 8th इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू 8 है, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। y की वैल्यू निकालने के लिए हम 8 को यहाँ पर जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 11 माइनस 8, y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू पता चल गई, लेकिन जब भी हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो जो भी यूनिट होती है वो लिखना ज़रूरी होता है। जब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आई है 8, तो 8 क्या, 8 किलोमीटर्स पर आवर, x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर्स पर आवर, और y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमें कैसे पता चला, हमने x को क्या माना था, x किलोमीटर पर आवर, तो जो x की वैल्यू आई है वो भी किलोमीटर्स पर आवर में आएगी, और y को हमने क्या माना था, स्पीड थी, किलोमीटर्स पर आवर माना था, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर्स पर आवर, जो भी उसका आंसर आया है उसकी यूनिट वही होगी जो हमने x और y की मानी थी। तो हमें स्ट्रीम की भी स्पीड पता चल गई और बोट की भी स्पीड पता चल गई स्टिल वाटर में। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि जो भी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। अगर आपने गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर पहली बार वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।